चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो है तो हमारे पैरों के नीचे, लेकिन सच पूछिए तो हमारे पूरे जीवन का आधार है। भारत की मिट्टी। ये सिर्फ धूलगर्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी और असल में हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं। फिर जलोढ़ और रेगुर मिट्टी की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद मिट्टी के कुछ गुण और दोषों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इनकी देखभाल कैसे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में इतनी विविधता है तो ये तो साफ है कि यहाँ की मिट्टी भी एक जैसी नहीं हो सकती। पर सवाल यह है कि इसे एक वैज्ञानिक तरीके से समझा कैसे जाए। और इस सवाल का जवाब हमें देती है एक संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। इन्होंने पूरे देश की मिट्टियों पर रिसर्च करके एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन तैयार किया है, जो हमें इस डाइवर्सिटी को समझने में बहुत मदद करता है। तो ICAR के मुताबिक भारत में मोटे तौर पर 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ के उपजाऊ मैदानों से लेकर पहाड़ों की पथरीली जमीन तक, हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग खासियत है। आज हम इनमें से 2 सबसे अहम मिट्टियों पर फोकस करेंगे, जलोढ़ और काली मिट्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे जरूरी मिट्टी की। इसे देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलोढ़ी मिट्टी की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45.6%। मतलब भारत के कुल एरिया का लगभग आधा हिस्सा इसी जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खेती के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है और हमारी ज्यादातर खेती इसी पर निर्भर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इतनी फर्टाइल होने के बाद भी इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन पानी में आसानी से घुल जाता है और बह जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी भी आप समझिए 2 तरह की होती है। एक है खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी है, ये नदियों के पास बाढ़ वाले इलाकों में मिलती है और ज़्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदी के किनारों से थोड़ी दूर पाई जाती है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं भारत की एक और सुपरस्टार मिट्टी की तरफ, काली मिट्टी, जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। लोकल लेवल पर इसे रेगुर कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बेस्ट है, इसलिए इसका नाम काली कपास मिट्टी भी पड़ गया। और तो और इंटरनेशनल लेवल पर इसे ट्रॉपिकल चेरनोजियम कहते हैं, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक गिनी जाती है। तो इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये खनिजों का एक तरह से खजाना है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन जलोढ़ मिट्टी की तरह ही इसमें भी एक लेकिन है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों की कमी होती है। और ये मिट्टी मिलती कहाँ है? इसका गढ़ है दक्कन का पठार। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में ये मिट्टी खूब पाई जाती है। इस मिट्टी की सबसे अनोखी बात, कह सकते हैं इसकी सुपर पावर है, इसका सेल्फ प्लॉइंग का गुण। होता क्या है कि गीली होने पर ये चिपक जाती है, पर जैसे ही सूखती है इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से हवा मिट्टी के अंदर तक चली जाती है। मतलब कुदरत खुद ही खेत की जुताई कर देती है। अच्छा, तो हमने मिट्टियों के टाइप तो देख लिए, पर क्या चीज़ एक मिट्टी को अच्छा या बुरा बनाती है? चलिए अब जरा मिट्टी के अंदर की केमिस्ट्री को समझते हैं। कभी सोचा है कि लाल मिट्टी का रंग आखिर लाल ही क्यों होता है? या लैटराइट मिट्टी का? इसका राज छिपा है केमिस्ट्री में। इसकी वजह है रेड आयरन ऑक्साइड्स की मौजूदगी। जी हां, लोहे के यही ऑक्साइड्स मिट्टी को उसका वो खास लाल रंग देते हैं। अब बात करते हैं पानी सोखने की क्षमता की। इस मामले में चिकनी मिट्टी चैंपियन है। इसके कण इतने बारीक और पास होते हैं कि ये सबसे ज्यादा पानी पकड़कर रख सकती है, जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। मिट्टी की सेहत को नापने का एक और बड़ा पैमाना है उसका पीएच लेवल। आसान भाषा में कहें तो मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर फसल की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई एसिडिक मिट्टी में अच्छी उगती है तो कोई एल्कलाइन में। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब कुछ समाधानों पर भी नजर डालते हैं। और हमारे पास इसके लिए बड़े सीधे साधे उपाय हैं। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय हो गई है तो उसमें चूना मिला दीजिए।
और अगर ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय है तो जिप्सम इसका इलाज है। सिंपल। इन उपायों के अलावा हमारे पुराने पारंपरिक तरीके भी बहुत काम के हैं, जैसे कि फसल चक्र यानी एक ही खेत में फसलें बदल बदल कर लगाना। ये मिट्टी को नेचुरली रिचार्ज करने का एक बेहतरीन तरीका है। मिसाल के तौर पर दानों की फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन वापस भर देती हैं, जिससे जमीन की सेहत बनी रहती है। और अब आखिर में एक सवाल, जिस तेजी से क्लाइमेट बदल रहा है और हमारी आबादी बढ़ रही है, क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि हम अपनी मिट्टी को समझें, उसकी सेहत का ख्याल रखें? क्या पता हमारे सस्टेनेबल भविष्य की चाबी इसी में छिपी हो। ये एक सोचने वाली बात है।